हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। कानून की बात में हमारी तमाम बातें आपसे इसलिए होती हैं कि कानून ने जो आपको हक दे रखा है, संविधान ने जो आपको हक दे रखा है, उस हक के बारे में आप जानिए और कैसे आप मूव करेंगे ताकि आपको उसका हक मिल सके। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शुरुआत होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब कि राष्ट्रपति से लेकर के और सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ आदमी हम भारत के लोग हैं। और सबका अधिकार एक ही है। जिस ढंग से राष्ट्रपति को एक ही वोट डालने का राइट है, उसी ढंग से सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को एक वोट का राइट है। एक वोट के राइट से आप सरकार बनाते हैं। जो सरकारें बनती हैं, उन सरकारों की जिम्मेवारी है, जो आपके प्रतिनिधि आते हैं, कि वो सबके कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। यह देश कैसे चल रहा है इसके बारे में, और कल्याणकारी योजनाएं कहाँ से पैसा आया, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, किस विभाग में क्या हो रहा है, यह जानकारी हर व्यक्ति को चाहिए। व्यक्ति को यह राइट है कि उसको उन तमाम चीज़ों के बारे में सूचना दी जाए जो इस देश में हो रहा है। कुछ चीज़ों को छोड़कर मिलिट्री की स्ट्रेटजी है, पुलिस की स्ट्रेटजी है, तो उस स्ट्रेटजीज को छोड़ करके वैज्ञानिक अनुसंधान है, कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून, सूचना का अधिकार कानून, आपको लगभग 15 साल पहले 2006 में यह कानून आया, इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें आपको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। आप अपनी सड़कों के बारे में जान सकते हैं, आप अपने स्कूल्स के बारे में जान सकते हैं, अपने हॉस्पिटल के बारे में जान सकते हैं, अपने यहाँ डॉक्टर जो पोस्टेड हैं उनके बारे में जान सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में जान सकते हैं। ये सारा कुछ उससे अपने देश के विकास को बेहतर बनाया जा सके, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए कानून बनाया गया। आज हम बात करेंगे सूचना के अधिकार कानून के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए निपुण बख्शी, जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार निपुण जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आरटीआई लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों कानून बनाना पड़ा? यह देश हमारा है, इस देश में हमको वैसे ही राइट है सब कुछ जानने का, कहाँ क्या हो रहा है, फिर भी आरटीआई कानून। तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताएं कि बैकग्राउंड क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का है और जो लागू 2006 से हुआ, नोटिफाई हुआ, क्योंकि कानून बनने के बाद भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को नोटिफाई करने की ज़रूरत थी। इसकी डिमांड बहुत दिन से थी, बहुत वर्षों से थी, क्योंकि हमारी सरकारों में जो काम हो रहा था, पब्लिक अथॉरिटीज़ के यहाँ जो काम हो रहा था, उसमें वो पारदर्शिता की कमी थी। लोग काम कराने जाते थे, उन्हें अपने काम के विषय में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कहाँ अड़चने हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए कई एनजीओज इस पर काम कर रहे थे कि एक ऐसा कानून बने जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो जी कामकाज में। तो इसीलिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और कई केस हुए जिसमें इसे आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी का एक अभिन्न अंग मानते हुए कहा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देना है, क्योंकि जब तक सिटीजनरी इन्फॉर्म्ड नहीं होगी तब तक वो अपने अभिव्यक्ति नहीं कर सकेगा, अपने इस अधिकार का पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा। इसको थोड़ा सा हम ये करें कि पहले ये होता था, इस कानून के पहले, अभी भी हो रहा है जहाँ लोग जानकार नहीं हैं, कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, अथॉरिटी जो है, वो अथॉरिटी को कहता है कि आपको क्या लेना देना है, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आप जाइए अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। सड़क हमारी बन रही है, हमारे लिए बन रही है, सड़क के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं डॉक्टर आते हैं,
डॉक्टर कोई पोस्टेड है भी कि नहीं पोस्टेड है, कितना पोस्ट क्रिएट किया गया, क्या दवाएं हैं, यह जानने का राइट तो हमको है। और वो कह देते रहे कि नहीं, आपको जितना मिल रहा है उतना कम है क्या। यानी कि भारत के नागरिक होने का जो अधिकार है, उस अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा था। दूसरे हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, ये एक बहुत बड़ा बहाना था मुझे लगता है कि सूचनाएं नहीं देने का, और कहीं से किसी ने सूचना अगर ग्रहण कर ली तो उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार था। कहाँ से आपको ये सूचना मिल गई, कैसे लिया आपने, कहाँ से चोरी की सूचना, तो ये सब भी कारण था क्या? हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वो तो आज भी है, और कुछ एक्सेप्शंस आज भी इस कानून के में भी प्रावधान किए गए हैं, सेकंड शेड्यूल बना हुआ है, और एक बैलेंस करने की आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, कुछ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, कुछ पब्लिक के सिक्योरिटी के लिए भी, देश के सिक्योरिटी के लिए भी, फॉरेन रिलेशंस के लिए भी कुछ जगह है जहां हर सूचना प्रदान करना संभव नहीं था। पर दूसरी तरफ लोगों को जो आम कामकाज है सरकार का, और जो पब्लिक को अफेक्ट करता है, जो पब्लिक के राइट्स को अफेक्ट करता है, तो वैसे जो सूचना थे उसको प्रदान करना जरूरी था ताकि वो सशक्त बन सके। तो ये पब्लिक को सशक्त करने के लिए, सिटीजन्स को सशक्त करने के लिए कानून लाया गया। और अभी भी इस कानून में भी प्रावधान है सेक्शन 8 में, जहां की अपवाद किया गया है कि आपको सूचना नहीं प्रदान किया जा सकता, उसमें भी एक ओवरराइडिंग प्रोविजन ये है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इन प्रावधानों के बावजूद वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे पब्लिक अथॉरिटीज। तो सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरीका क्या है इसका, जो लीडर्स है वो क्या सीढ़ी क्या है सूचना प्राप्त करने का? सूचना के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि सेक्शन 6 जो है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी आपको सूचना चाहिए, जिससे भी चाहिए, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं या पता करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं जो कि उनकी मदद करते हैं। तो आप सीधे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लिखित एक दरखास्त दे सकते हैं। 10 रुपए की मामूली फीस है जो कि मिनिमम फी है, और आपको जो भी सूचनाएं चाहिए वो सब उन्हें 30 दिन के अंदर उपलब्ध करानी है। यदि मामला अगर किसी के पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है या राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, तो वो इंफॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर भी देने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई आदमी नहीं पढ़ा लिखा है तो वो मौखिक रूप से भी मांग सकता है, और ये जिम्मेदारी है पीआईओ की वो उसको रिड्यूस करे राइटिंग में और सूचना दे। और हर तरह के प्रावधान किए गए, गलत अधिकारी को आपने आवेदन दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे फॉरवर्ड कर दे, सही जगह भेजे। कहीं थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके भी प्रावधान है कि वो थर्ड पार्टी से भी वो सूचना लेकर उसे प्रदान करे। वो ये नहीं कह सकता है, अपना हाथ धो नहीं सकता है कि मेरे पास ये सूचना नहीं है, आप किसी और विभाग में जाएं। तो इस तरह से एक होलसम कानून बना जिससे कि पब्लिक को सूचना का प्रदान किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्लॉक रिलेटेड, पंचायत ब्लॉक रिलेटेड हो गया जी, सूचना हम चाहते हैं, लेकिन वो रिलेशन है डिस्ट्रिक्ट से भी। तो हमने अगर ब्लॉक के पीआईओ को अगर ये एप्लीकेशन दिया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डीसी ऑफिस भेज करके वो सूचना मंगवाएं। यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कह सकते कि आप डीसी के यहाँ जाइए और जाके आप वहाँ सूचना, बिल्कुल नहीं कह सकते। 5 दिनों के अंदर उनको वहाँ से, उनको 5 एप्लीकेशन मिलने के 5 दिनों के भीतर उन्हें एक पत्र लिखना है। जहाँ से भी उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वहाँ वो पत्र लिखें, 10 दिनों का समय दें कि आप इस पे हमें उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमें 30 दिनों के अंदर कानून का पालन करते हुए सूचना प्रदान करनी है। तब भी सूचना अगर नहीं मिलती है, देन अगर सूचना नहीं मिलती है तो फिर 30 दिन का एक मान लिया, एक 48 घंटे का मान लिया, एक वो 5 दिन का गैप वाला जो मान लिया, 30 दिन मैक्सिमम मान लिया। 30 दिन के अंदर अगर हमको सूचना नहीं मिलती है जो मांग रहा है, उसके बाद क्या करना है? अगर आपको 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हैं, जो कि सेक्शन 19(1) में इसका प्रावधान किया गया है कि 30 दिनों के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं, उनसे सूचना मांग सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी जो
जन सूचना पदाधिकारी जो सूचना पदाधिकारी हैं उन्हें भी नोटिस निर्गत करेंगे और एक क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस में आपके अपील का निष्पादन करेंगे। वो उनसे कहेंगे कि अगर आपको सूचना नहीं दी गई है या अधूरी दी गई है तो वो सूचना के लिए आप अपील अधिकारी सूचना पदाधिकारी से मंतव्य मांग सकते हैं, उन्हें सूचना देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और अगर सूचना आपको विलंब से दी जाती है 30 दिन के बाद तो ये भी प्रावधान है कि फिर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है, वो आपको निःशुल्क सूचना प्रदान करनी पड़ेगी। इस सूचना मांगने में किस तरह से हम सूचनाएं हासिल कर सकते हैं? जैसे एक हुआ कि हम जाकर के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, एक हुआ कि हम डॉक्यूमेंट का फोटोग्राफ कर सकते हैं, एक हुआ कि वो क्या नाम है हमको लिखित सूचना दीजिए, फोटोस्टेट कॉपी दीजिए। तो किस तरह से हम सूचना ले सकते हैं? आप सूचना लिखित में मांग सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जाकर आप उसकी कॉपी मांग सकते हैं, प्रमाणित सत्यापित कॉपी मांग सकते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल हुई है कि एक ऑनलाइन पोर्टल का भी उन्होंने निर्माण कर लिया है, जो rti.online.gov.in एक पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ता है और ऑनलाइन ही आप अब सारी सूचनाएं मांग सकते हैं घर बैठे और वो सूचना आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है। प्रथम अपील भी आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो सेकंड अपील है कमीशन में होता है, जब आप अगर प्रथम अपील अधिकारी से भी संतुष्ट ना हो तो वो प्रोसीडिंग्स भी आज के दिन में वर्चुअल हियरिंग हो रही है, ताकि अगर केंद्र सरकार से संबंधित है तो आदमी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे भी अपना केस खुद से लड़ सकता है और एक वर्चुअल हियरिंग के थ्रू जो भी चाहे सूचना वो उपलब्ध कर सकता है। सूचना के लिए लगातार जो सूचना मांगने वाला है उसको दौड़ाया जा रहा है, सूचनाएं नहीं मिल रही हैं, जो अकाउंटेबल अफसर हैं वो उसकी सुन नहीं रहे या गलत सूचना दे रहे हैं। वैसे उस संबंध में क्या हो सकता है? उस संबंध में अपील के अलावा पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है। अपील कहाँ करना है? अपील तो सूचना आयोग को करना है। सूचना आयोग को प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ आप 30 दिन के अंदर जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको सूचना नहीं मिलती है, आप असंतुष्ट हैं, तो आप फिर सूचना आयोग जा सकते हैं 90 दिनों में। वहाँ पर आप अपील के साथ साथ सेक्शन 20 में पेनल्टी का प्रावधान है कि अगर आपको सूचना नहीं दी जा रही है या जानबूझकर नहीं दी जा रही है या गलत दी जा रही है तो आप वहाँ पे सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं। और प्रावधान है कि 250 रुपये प्रतिदिन अगर सूचना नहीं दी जा रही है तो 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 25,000 रुपये तक जुर्माना ये हो सकता है किसी भी अधिकारी का जो आपको सूचना नहीं दे रहा है या गलत दे रहा है। आमतौर पर अधिकारी यह मानते हैं कि सरकारी खजाने से पैसा जाता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, 25,000 रुपया अगर जुर्माना भी लग गया तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान है कि इंडिविजुअली वो उन पर वो लागू हो और उनके सीआर में दर्ज हो कि उन्होंने गलत सूचना दी या सूचना वो बिल्कुल वो उनकी पर्सनल लायबिलिटी है। अच्छा, कि वो जो फाइन है वो उस ऑफिसर के मध्य में ही जाता है और वो पर्सनली लायबल है ये फाइन देने के लिए। जिसको दोहराया गया लगातार उसको क्या ये मिलेगा? सूचना के अलावा लगातार आप 3 महीने तक दौड़ाते रहे, हमको ये लाइफ का मामला है, लाइफ कि हम अपने ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और उसको आप हमको 3 महीने तक दौड़ा रहे हैं, उन्हें आने जाने में हमारा खर्च पड़ रहा है, उसका कोई प्रावधान है क्या मेंटेन करने का या वो जो फाइन हो रहा है उस फाइन से उसको भरपाई करने का? वो फाइन तो जो है वो उस एक डेटरेंस है ताकि इस तरह की गलती कोई दूसरा गलती ना हो। तो और जहाँ तक अगर उसके कोई क्षति होती है तो उसके लिए टोर्ट में उसको हम बिल्कुल रेमेडी है कि वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। तो ये जो एक छोटे से एग्जाम्पल से जहाँ से हमने शुरू किया था, पंचायत से ऊपर ब्लॉक से ऊपर सब डिवीजन से ऊपर डिस्ट्रिक्ट से ऊपर कमिश्नरी से ऊपर गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, ये सूचनाएं जो मांगने का लेडर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेडर है, जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी में हमको कोई सूचना मांगनी है, हम कम जानकार हैं उस सूचना के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में हम कोई सूचना मांग रहे हैं या हमारे इलाके में जो बिल्डिंग बनी है, हमारे इलाके में जो रोड बना है उसमें जो कहा गया कि हम ये मटेरियल लगाए हुए हैं, ये मटेरियल लगाए हुए, उस मटेरियल का हम नमूना चाहते हैं कि आपने क्या लगाया, जो आपको स्वीकार करना था, जो आपने टेंडर स्वीकार किया, उस मटेरियल क्वालिटी भी थी, किस तरह का मटेरियल लगाएंगे,
तो वो सूचना हम मांग सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं, सैंपल रखने का प्रावधान है क्या? आप हर तरह की सूचना पा सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का रोक नहीं है। आप किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 8 में, उनके अलावा एक्सेप्शन में आएंगे हम मटेरियल देखना चाहते हैं कि हमारी गिट्टी जो सड़क में लगाई गई है, कि वो सड़क में गिट्टी लगाते ही या अलकतरा लगाया गया या सीमेंट लगाया गया, 6 महीने में बह कैसे गया? जब टेंडर होता होगा सड़क का लाइफ तय होता होगा, मिनिमम इसका लाइफ 5 साल होगा, 3 साल होगा। अगर कोई ये क्या नाम है नेचुरल क्लाइमिटी नहीं आती है तो वैसी स्थिति में, नेचुरल क्लाइमिटी की तो बात अलग है, तो उस स्थिति में अगर हम जानना चाहते हैं कि 1 साल में हमारी सड़क टूट क्यों गई, तो आपने क्या मटेरियल इस्तेमाल किया? जो मटेरियल आप कह रहे हैं कि इस ग्रेड का हमने ये गिट्टी इस्तेमाल किया, तो वो दिखाइए हमको गिट्टी, तो ये हमको सूचना मिल सकती है क्या? नहीं, वो तो जहां तक मुझे याद है कि सैंपल रखने का प्रावधान है कि इन लोगों को हर चीज का सैंपल रखना है और लंबे समय तक सैंपल रखना है। तो सैंपल जो है वो भी अगर सूचना में है या किसी डॉक्यूमेंट में दर्ज है या सैंपल भी अगर प्रिजर्व्ड है तो वो भी आप मांग सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो भी सूचना का पार्ट ही है। तो वैसा सूचना जैसे बिल्डिंग्स बनती है, एक बेहतर एग्जाम्पल होगा, बिल्डिंग बनती है सरकारी बिल्डिंग, तो उसमें यह मस्ट होता है कि 1 नंबर ईंट जो होता है क्वालिटी, ये पहले से तय होता है। बिल्डिंग बनी, ऊपर से पोचारा कर दिया और नीचे में से 2 नंबर का 3 नंबर का ईंट लगा दिया, तो वो तो कभी भी कोई सूचना मांग सकता है कि भाई आपने क्या प्रावधान किया था, 2 नंबर की ईंट का दीवार बनाने का प्रावधान किया था कि 1 नंबर की ईंट का प्रावधान किया था। वो अगर प्रावधान था तो आगे खर उसकी दिखाइए हमको कि 1 नंबर लगा हुआ है कि 2, हमने तो देखा कि 2 नंबर लगा हुआ है, हमने देखा कि 3 नंबर लगा हुआ है नहीं। खास करके बाउंड्री वाल, जो सरकारी बाउंड्री वाल बनती है उसमें अक्सर ये गड़बड़ी होती है जी। सरकारी भवन जो बनते हैं उसमें अक्सर ये गड़बड़ी होती है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो आंख बचा के जो मटेरियल मन करे इस्तेमाल कर लो जी। इवन आपका जो विधानसभा कई बार गिर चुका, नया विधानसभा कई बार घटना घट गई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो विधानसभा से मांगना पड़ेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मांगना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी से मांगना पड़ेगा या मुख्यमंत्री सचिवालय से मांगना पड़ेगा। कहाँ इस तरह की सूचनाएं मांगेंगे? सूचना का अधिकार जो है उसमें जो डेजिग्नेटेड पीआईओज हैं वो हर डिपार्टमेंट में है। जब आप सूचना चाहते हैं तो उस सूचना के लिए या तो आप किसी की मदद लें, किसी एक्सपर्ट बॉडी की, कुछ एनजीओज काम करते हैं, उनकी सहायता से आप पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ से ये मिल सकता है सूचना। कुछ जो दस्तावेज है वो मल्टीपल लेवल्स पे है जो कि लेजिस्लेचर को भी इन्फॉर्म किया जाता है या उस संबंधित विभाग में तो है ही है। तो आपका चॉइस है कि आप दोनों में से कहीं भी, जहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या वो मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, उस जगह पे आप एज अ चॉइस आप वहाँ के जो सूचना पदाधिकारी हैं, पीआईओ हैं, उनसे वो सूचना ले सकते हैं मल्टीपल लेवल। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पुलिसिंग जो है, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न डायरेक्शंस ऑर्डर्स के बावजूद जिस ढंग से अरेस्टिंग होती है, जिस ढंग से 3rd डिग्री इस्तेमाल होता है, जिस ढंग से आए और उठा के लेके चले गए, बगैर वारंट दिखाए उठा के लेके चले गए, उस तरह के मामलों में किस तरह सूचना मांग सकते हैं? क्या राइट है हमको सूचना मांगने का? सूचना आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कुछ एक्सेप्शंस किए गए हैं सेक्शन 8 में कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह हैं, कुछ प्रोहिबिशन है तो आप नहीं ले सकते हैं, बट नॉर्मल तो आपको राइट है। इवन अरेस्ट के लिए जो डीके बसु का केस है, जो सब जानते हैं, पुलिस को भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो सारे उन्हें पालन करने हैं और आप उससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। किसी को अगर अरेस्ट कर लिया गया, उसका परिवार वाला उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसे किस थाने में ले गया गया है, तो वो बिल्कुल सूचना का अधिकार का प्रयोग करके पुलिस कंट्रोल रूम जो सेंट्रल कंट्रोल है वहाँ पे भी आवेदन कर सकता है, पता कर सकता है। 48 घंटे में इस इंफॉर्मेशन की मांग कर सकता है कि हमारा कोई करीबी अरेस्ट हो गया है और हमें उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, ये इन्फॉर्मेशन हमें इमीडिएटली मिले ताकि हम संपर्क साध सकें। एक तो कारण में हेबियस कॉर्पस का प्रावधान है कि आप वहाँ से कोर्ट जाकर कर सकते हैं। उसके अलावा हमको सूचना चाहिए, कोर्ट में तो ये राइट हमको मिला हुआ है कि हम वहाँ जाएंगे, कोर्ट हमको तुरंत राहत दिलाएगी। और हम यहाँ सूचना अगर 48 घंटे में नहीं मिल रहा है, उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मामला है, उसके साथ किसी को ले जाना चाहिए था, उसके एडवोकेट को ले जाना चाहिए, पूछना चाहिए था कि आपके इनके साथ कोई जाएगा क्या। ये आपने नहीं किया, आप कहाँ लेकर के चले गए, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। आए और उठा के सादी वर्दी में, वो भी आए और उठा के सादी वर्दी में लेके चले गए। क्रिमिनल था, पुलिस थी,
कोई बदमाश था, ये पता ही नहीं है हमको, तो कैसे सूचना मांगेंगे? यह राइट हमारा कहाँ से जुड़ता है? कोई उठा के ले गया कि हम पुलिस हैं, ये कह करके डकैत आते हैं या उग्रवादी आते हैं तो अपना वो कह करके कि हम फला है उठा के ले जाते हैं, लेकिन पुलिस कह करके अगर कोई सिविल वर्दी में उठा के ले जाते हैं तो पुलिस से ही सूचना मांगनी चाहिए। बिल्कुल, पुलिस से ही सूचना मांगी जाएगी, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि वो पुलिस उसे लेकर गई है। अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि पुलिस थी ही नहीं, कोई और थी, तो फिर इसकी शिकायत होगी कि पुलिस के कंट्रोल रूम से ये तुरंत जो सेंट्रली मॉनिटर्ड है वो पता चल जाएगा कि इस तरह का कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद आप उसमें चाहे तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें और उसकी छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे उसकी प्रक्रिया चलेगी। डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं हेबियस कॉर्पस लेकर के। हेबियस कॉर्पस तो अगर पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया गया है, इलीगल कस्टडी नहीं, में पता ही नहीं चल रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है किसने किया, जी, तब तो पुलिस को खोजना पड़ेगा ना, पुलिस खोजेगी ना, हम तो पुलिस को इन्फॉर्म किए। हाँ, आप पुलिस को डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि हमारे या आपके नॉलेज में ये है कि उसे पुलिस ने ही उसे उठा लिया है गैर कानूनी तरीके से, तो आप कोर्ट में जाकर ये बोल सकते हैं कि उसे पुलिस ले गई है, या तो पुलिस आए बताए कि वो नहीं ले गई है, इस तरह का नहीं ले गई है तो खोजे कहाँ गया वो। दोनों स्थिति है ना, पुलिस आके भी दिया जा सकता है कोर्ट। और थोड़ा सेक्शन 8 पर आए कि डू तो हम लोग देख लिए, डोंट्स क्या है, डोंट्स कहाँ नहीं मिलेगा हमको, क्या डोंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है वो सेक्शन 8J में है। जो बाकी है वो मैंने आपको बताया, फॉरेन रिलेशंस है या सिक्योरिटी है, जो नेशन का सिक्योरिटी है उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशंस है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं, तो ये सब तो एक्सेप्टेड है। उसके अलावा जो 8J है जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमे भी होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसा मांग रहे हैं जो कि किसी पब्लिक इंटरेस्ट का है ही नहीं, या जिसका किसी आम आदमी को जिससे कोई लेना देना ना हो, ऐसे इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हैं 8J में, और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी एग्जेम्प्ट है। हालांकि सेक्शन 8 के प्रोवाइजो में ये भी प्रावधान है कि आमतौर पर आप वो सारे इंफॉर्मेशन जो आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोवाइड करेगा कोई विभाग, वो सारे इंफॉर्मेशन आप देंगे, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन पे काफ़ी मुकदमे हुए हैं। कुछ में कोर्ट का कहना है कि नहीं, आपको नहीं देना चाहिए, कि कोई पर्सनल डिटेल है, किसी की संपत्ति का ब्यौरा है, नहीं देना चाहिए। पर कुछ फैसले ऐसे भी हैं कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट है या जो चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से संबंधित भी एक केस आया, जो डेमोक्रेटिक एक संस्था NGO ने केस किया, और उसमें भी प्रावधान किए गए कि नहीं, जनता को जानना चाहिए कि वो किसे चुन रही है, तो उसको उसमें हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट गई उस फैसले के खिलाफ कि आप डिक्लेयर करेंगे कि आप पे कौन कौन से मुकदमे हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, लेकिन इसे भी बाद में ये कोर्ट ने तय कर दिया कि दिस इज नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि एग्जेम्प्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूचना के अधिकार कानून के बारे में हमने बताया इसलिए कि वो आपका हक है, आप जानिए यह मुल्क आपका है, मुल्क में जो भी विकास का काम हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका नफा नुकसान दोनों आपका है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। उम्मीद है कि हम जो बातें करते हैं आप उसका लाभ लेंगे। निपुण बख्शी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।